रात का समय था। चारों तरफ काफी घना अंधेरा था और उस घने अंधेरे में एक लड़का वीरेन, जो कि गाना गाते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। लागी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे शंकरा। वीरेन ये गाना गा ही रहा था कि तभी उसको एक आवाज आती है। तेरे मुंह से भोले शंकर का गाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तू एक पापी है, पापी। क्या? कौन है यहाँ पर? और तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तेरी मौत हूँ, मौत। और तूने इस धरती पर बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं। वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। ठीक उसी तरह से तेरे पाप का घड़ा भी भर गया है और तेरे पाप का विनाश करने मैं स्वयं आई हूँ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझा तू? कहीं ये डरा तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो मुझे यहाँ डराने की सोच रही हो? कोई बात नहीं नैना की बच्ची, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? मूर्ख, मैं नैना नहीं हूँ, मैं तेरी मौत हूँ, मौत। वैसे ये आवाज से तो नैना नहीं लग रही है। आखिर ये है कौन जो मुझे डरा रहा है? लेकिन तुम हो कौन और इस तरह मुझे धमकी नहीं दे सकती हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वो ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में सरसराने की आवाज आती है। उस आवाज से वीरेन विचलित होकर साथ साथ डरने भी लगता है और वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसको वहाँ कोई नजर नहीं आता। पीछे देख, तेरी मौत तेरे सामने है। कौन है? अगर तुम मेरे सामने खड़ी है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मूर्ख, पेड़ की डाली पर देख। सांप? सांप बोल कैसे सकता है? ठीक वैसे ही जैसे तुम बोलते हो। इस तरह एक बार फिर से सांप पेड़ से नीचे उतरता है और वो अर्धनागिन रूप में बदलकर वीरेन के सामने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में आ खड़ी हो जाती है। और उस इच्छाधारी नागिन को देखकर वीरेन के पसीने छूट जाते हैं और वो उसको बिना कुछ कहे वहाँ से आगे की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो अर्ध रूपी नागिन उसको भागने से रोक लेती है और अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। इस तरह से वो गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मांग मांग भीख अपनी जिंदगी की। आखिर मैं भी तो देखूं, कब तक तू मुझसे अपनी मौत की भीख मांगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे किसी को चोट पहुँचे। आज तेरी मौत निश्चित है, आज तू नहीं बचेगा। इस तरह से अब वो नागिन उसको अपनी पूंछ में जकड़े हुए हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी लंबी जुबान करके उसे डस लेती है। अचानक ही उसको छोड़ देती है और इस तरह वीरेन नीचे आ गिरता है। वीरेन अब तड़पने लगता है, साथ ही उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। उसको ऐसे तड़पता देखकर नागिन हंसते हुए खुद से कहती है, आज तुझे तड़पता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज मैंने एक कातिल को मार दिया, तेरे ही जैसे अब मैं उस हर इंसान को मार दूंगी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। नागिन खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक लाल नागिन, जिसका नाम विष था, रेंगते हुए आती है और वो नागिन भी अब अपने अर्धनागिन रूप में आकर कहती है, मोनी शेष नागिन को विष का प्रणाम। मोनी, तुम अपना बदला बखूबी ले रही हो, लेकिन क्या हम अपनी इस रफ्तार से अपने कातिलों तक पहुंच पाएंगे? मतलब हम अपने बदले की शुरुआत ऐसे जंगलों में रहकर करेंगे या अपने बदले के लिए कोई और रास्ता चुनेंगे? तुम चिंता मत करो दीदी, मुझे अपना इंतकाम कैसे लेना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मोनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, अब हम अपना इंसानी रूप लेकर रजत के घर में जाएंगे, जिसके बाद हम अपने दूसरे कातिल को मारेंगे। इस वीरेन की मौत से आज से अभी से मेरा इंतकाम शुरू हो गया है। अब मैं उस भारद्वाज हाउस को नहीं छोड़ूंगी, मैं उस खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। इस बदले की आग में जलती हुई नागिन का इंतकाम अब पूरा होगा। मुझे मेरा इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। नागिन गुस्से में थी और उसको बदले की आग में जलता हुआ देखकर विष भी जोर जोर से हंसने लगती है। दोनों नागिन अब हंस रही थी कि तभी बादल गरजते हैं और तेज बरसात आती है। बारिश में अब दोनों नागिन अपने नागिन रूप में आकर नाचने लगती है। ऐसे ही सुबह होती है और इस तरह अब मोनी अपने नागिन रूप में आकर
पेड़ पर चढ़ी हुई सड़क की तरफ देख रही थी कि तभी वहाँ से एक कार गुजरती है। उस कार को देखकर अब मोनी भी उस कार के पीछे रेंगते हुए जाने लगती है और कुछ ही समय बाद नागिन कार के सामने आ जाती है और अपने विशाल रूप में आकर वो कार को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है, जिसके बाद वो अपने मुंह से हवा का एक बवंडर निकालती है और कार में बैठा हुआ रजत बहुत डर जाता है। रजत के साथ उस कार में उसकी 3 बहनें भी बैठी थी। वो तीनों खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तीनों को चिल्लाते हुए देखकर रजत उन्हें दिलासा देते हुए समझाता है। हालांकि रजत खुद भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहनों से कहता है, अंशिका, पारुल, अवनी, तुम तीनों डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन भैया ये है क्या? पता नहीं, लेकिन जो भी है काफी भयंकर है। रजत अपनी कार का शीशा जैसे ही खोलता है वैसे ही वो नागिन उसकी कार को नीचे रख देती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह अब रजत बाहर आता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। और इस तरह अब एक बार फिर रजत अपनी कार आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर में तैयारियां हो रही है। उन तैयारियों को देखकर रजत अपनी माँ सुमित्रा से कहता है, माँ, ये तैयारियाँ कैसी? बेटा रजत, ये तैयारी हम तेरे लिए करवा रहे हैं। पर माँ, ये तैयारियाँ मेरे लिए हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये तैयारियाँ हो क्यों रही हैं? तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, बस इसलिए ये तैयारियां हो रही है। अब तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, लड़की वाले आते ही होंगे। अब मैं माँ को कैसे बताऊँ कि मैं उनकी पसंद से शादी नहीं करना चाहता? मेरी पसंद तो विश है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आखिर मैं कैसे बताऊँ माँ को? इस तरह खड़े होकर कौन से सदमे में चला गया बेटा तू? जा भी। इस तरह अब रजत वहाँ से चला जाता है तो वहीं पारुल, अंशिका, अवनी अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ को गले से लगाकर सब बात बताती हैं। उनकी बातें सुनकर सुमित्रा बहुत चिंतित हो जाती है। तभी उसके कानों में हॉर्न की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि लड़के वाले थे। उनको देखकर अब सुमित्रा उनको लेकर अंदर आती है और जब वो सभी अंदर आ जाते हैं तब तक रजत भी रेडी होकर हॉल में आता है। रजत को देख अब लड़के वाले उसको पसंद कर लेते हैं और 2 दिन बाद की शादी की डेट को फिक्स करते हैं। रजत अब बाहर की तरफ जाता है और अपने भाई पर्ल को कॉल करता है और उससे कहता है, हेलो पर्ल, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? वो भी मेरे भाई को? ऐसे कैसे हो सकती है? बस हो गई भाई। दरअसल मैं विश से प्यार करता हूँ और मेरी माँ किसी और लड़की से शादी करवाना चाहती है। 2 दिन बाद शादी है भाई, कुछ कर। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। चल मैं कल ही आता हूँ। अगले दिन पर्ल आ जाता है और अपने भाई को इतनी परेशानी में देखकर वो उससे कहता है, क्या हुआ रजत, तू इतना परेशान क्यों है? भाई मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ। मसला तो बड़ा है, अब करना क्या है बता। अरे मुझे पता होता तो क्या मैं तुझसे हेल्प लेता। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सुमित्रा आती है और पर्ल को देखकर वो खुशी से कहती है, पर्ल बेटा तू कब आया? बस माँ अभी आया हूँ। वैसे माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, जब भाई किसी और से प्यार करते हैं तो आप उनकी शादी उनसे ना करवाकर अपनी पसंद से क्यों करवा रही हैं? पर्ल, मैं तेरी सेफ्टी चाहती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरे साथ कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है अगर तेरी शादी नहीं हुई तो। और तेरी शादी होने से पहले ही रजत की शादी करवाना चाहती हूँ मैं। माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल रात इस घर में 2 शादियाँ होंगी, एक रजत भाई की, दूसरी मेरी। लेकिन मेरी शादी रजत भाई के लिए देखी गई लड़की से होगी और रजत भाई की उनकी पसंद की लड़की से। पर बेटा। बस माँ, बहुत हुआ। इतना कहकर पर्ल वहाँ से चला जाता है। सुमित्रा अब सोच में पड़ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ गमले में छुपी हुई नागिन ये सब कुछ देख रही थी और जैसे ही सुमित्रा वहाँ से जाती है वैसे ही नागिन अपने अर्धनागिन अवतार में आकर खुद से कहती है, बस तुम्हारी मौत की शुरुआत हो गई है। एक तरफ तो भारद्वाज हाउस में शादी की तैयारियां चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मोनी भोलेनाथ के शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे भोलेनाथ, उस भारद्वाज हाउस में जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ मैं अपने बदले की आग में जल रही हूँ। आखिर कब तक मैं अपने कातिलों को जश्न मनाते हुए देखूंगी? आखिर कब तक? हे भोलेनाथ,
मैं आज प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं अपने कातिलों को उनकी किए की सजा नहीं दे देती, तब तक मैं आपको दूध की एक बूंद भी नहीं चढ़ाऊंगी। मोनी नागिन भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि तभी पीछे से विष नागिन रेंगते हुए आती है और अपने अर्ध नागिन रूप में आकर मोनी से कहती है, मोनी, उनके जश्न के साथ साथ उनकी मौत की शुरुआत भी हो गई है। उस मूर्ख रजत को तो ये तक नहीं पता जिस लड़की से वो प्यार करता है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। हाँ, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो जिस मामूली लड़की से शादी करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। हाँ मोनी, अब बस तुम जल्दी से उस घर की बहू बनकर चली जाओ। हाँ विश, आज रजत और पर की शादी नहीं बल्कि उनके घर की बर्बादी होने वाली है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है जिससे आज उन दोनों की शादी होने वाली है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन। हाँ, और उन्हें तो ये तक नहीं पता कि उनके घर जो लड़की वाले आए थे वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि हमारे द्वारा भेजे हुए नाग नागिन थे। खैर मोनी, इन सबको छोड़ो और जल्दी से शादी का जोड़ा पहन लो। काफी समय बाद हमें दुल्हन बनकर उस घर में प्रवेश करना है। आखिर हमें उस घर को आबाद जो करना है। तुम सही कह रही हो विश, हमें उस घर को आबाद करना है, या यूं कहें कि उनकी आबादी की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह दोनों हंसने लगते हैं। एक तरफ तो विश और मोनी आपस में बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा एक गुफा में जाती है और गुफा में जाकर एक काल माता से मिलती है। काल माता एक सपेरन थी जो हर तरह से नाग नागिनों को पकड़ा करती थी। वो गुफा देखने में एक खंडर की तरह लग रही थी। हर जगह मकड़े के जाले थे, जगह जगह पत्तियां बिखरी हुई थी। अगर उजाला था तो बस उतनी दूर जहाँ पर काल माता बैठी हुई थी। काल माता के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और काल माता के पास बैठकर सुमित्रा काल माता से कहती है, काल माता, मुझे आपकी मदद चाहिए। आज एक बार फिर मुझे आपकी जरूरत आन पड़ी, मदद करो मेरी। बोलो सुमित्रा, क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? माता, वो आ गई है, उससे बचने के लिए कोई उपाय बताओ। मेरे घर पर उसका खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम में से किसी को भी वो नहीं छोड़ेगी। वो मेरे परिवार को नष्ट कर देगी। माता, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? सुमित्रा, आज से कुछ साल पहले तुमने भी किसी का हंसता खेलता परिवार उजाड़ा था। तुमने भी बुरा किया था। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिलना ही था। जो तुमने उनके साथ किया था, अब उसका बदला लेने तो उसको आना ही होगा। बस करो काल माता, ये मत भूलो उस रात मैं अकेली नहीं थी बल्कि मेरे साथ साथ और भी लोग थे। उन लोगों में तुम भी शामिल थी। अगर मेरे अंदर नागमणि का लालच था तो लालच तुम्हारे अंदर भी था। अगर मैं मरी तो तुम भी नहीं बचोगी। याद रखना मेरी ये बात, क्योंकि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। और अगर मैं मर गई तो तुम अपना हिस्सा मुझसे कैसे लोगी? बस तुम धमकी ही दे सकती हो सुमित्रा भारद्वाज। तुम्हें और आता ही क्या है? काल माता, धमकी कैसी? जो सच है वो सच है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने जो कुछ भी बोला वो झूठ है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो वापस आ गई, ये तुम्हें कैसे पता? कल जब अवनी, पारुल, रजत और अंशिका घर आ रहे थे तो उनकी कार पर एक बड़े से सांप ने हमला कर दिया। ये तो सच में बहुत गंभीर मामला है। वो अगर वापस आ गई है तो अपना बदला पूरा किए बिना जाएगी नहीं। अगर ये गंभीर मामला है तो इसका कोई तोड़ भी तो होगा ना, जिससे हम उस नागिन से बच सके। अब आप ही हमें बचाइए। ये काला धागा तुम अपने साथ साथ अपने साथी और परिवार वालों को पहना देना। जब तक ये धागा तुम सभी लोगों के हाथों में रहेगा तब तक तुम सभी सुरक्षित रहोगे और वो तुम पर हमला नहीं कर पाएगी। और अपने घर में जगह जगह बेलपत्र बिछा देना ताकि वो नागिन तुम्हारे घर में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, और धन्यवाद काल माता। लेकिन हाँ, मैं आपको भी आगाह कर रही हूँ, कहीं वो आपके ऊपर हमला न कर दे, इसलिए आप भी ध्यान रखना। काल माता उसकी बातों का जवाब अपना सर हिलाकर हाँ में देती है और इस तरह से सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और घर जाकर हर जगह बेलपत्र बिछा देती है, जिसके बाद वो हर किसी के हाथों में मंत्र बाधित धागा बांध देती है। लेकिन अगर कोई छूट जाता है तो वो था सुमित्रा का भाई महेश। महेश किसी काम से बाहर गया हुआ था और जब वो रात को अपने घर आ रहा था तो उसकी कार के सामने एक लड़की जो कि शादी के जोड़े में रोड पर गिरी पड़ी थी, उसको देखकर महेश अपनी कार रोकता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसको देखता है
वैसे ही वो उसको देखकर डर जाता है, क्योंकि उस दुल्हन के शरीर पर नागिन के चितकबरे निशान आ रहे थे। उसको देखकर महेश इतना डर जाता है कि वो भागते हुए नीचे गिर जाता है। उसको नीचे गिरा हुआ देखकर दुल्हन के भेष में नागिन जोर जोर से हंसने लगती है और दुल्हन से वो अपने नागिन अवतार में आती है। उसका इतना भयानक रूप देखकर महेश बहुत डर जाता है और वो एक बार फिर उठकर भागने लगता है। लेकिन उसके सामने एक लाल रंग की नागिन खड़ी थी। वो नागिन बार बार अपने फन से उसे डसने के लिए आगे आती है, लेकिन वो उसको डसती नहीं है। उसको देखकर महेश कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आज मेरे भांजे की शादी है। कौन हो तुम दोनों नागिन? भूल गया क्या तू हमें? तुझे क्या लगता है कि तू हमें बोलेगा और हम तुझे यहाँ से जाने देंगे? नहीं महेश नहीं, हम तुझे यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। तू एक शिव वरदानी शेष नागिन के सामने खड़ा है और इस शेष नागिन के अंदर बदले की भावना उजागर हो रही है। जब तक मैं अपने कातिलों का नाश नहीं कर देती तब तक मैं सुकून से नहीं रहूंगी। तू मुझे मारेगी? तू मुझे मारेगी? भूल गई क्या हम लोगों ने तुम्हारे सभी नाग नागिनों के साथ क्या किया था? आज फिर तो मेरे सामने आई है और एक बार फिर मैं तुझे तेरे नाग नागिनों की तरह मारूंगा। तू हमें क्या मारेगा? पहले तू बच तो सही, अपने आप को बचा ले, फिर हमें मारने के बारे में सोचियो। उसकी बात सुनकर महेश अब अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकालता है और जैसे ही मौनी के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, वैसे ही विश अपनी पूंछ से उसके हाथ पर मार देती है और इस वजह से उसकी रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है। उसके रिवॉल्वर नीचे गिरते ही मौनी उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और डस लेती है। इस तरह अब महेश की भी मौत हो जाती है और अब मौनी और विश दुल्हन बनकर मंडप में जाकर बैठ जाती हैं। और इस तरह उन दोनों की शादी रजत और पर्ल से हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मौनी और विश अपने ससुराल आती हैं, तो वो हर जगह बेलपत्र को देखकर चौंक जाती है और ये सब देखकर विश मौनी से कहती है, मोनी, ये लोग बहुत तेज और चालाक हैं। इन लोगों ने हर जगह पर बेल पत्र लगाए हुए हैं। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम अंदर गए तो इस बेल पत्र से हमारी शक्तियाँ कुछ समय के लिए चली जाएंगी और हमें हमारे इंतकाम से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो इन सबको शक हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम अंदर कैसे जाएंगे, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं अपना इंतकाम पूरा करके ही दम लूंगी। हे भोलेनाथ, नागिनों की नागिन शेष नागिन आपसे मदद की गुहार लगा रही है। भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाओ। मोनी, कोई रास्ता मिला क्या? हाँ ना, हम अंदर ही जा रहे हैं विश। लेकिन मोनी, हम अंदर कैसे जाएंगे? हम अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर जाएंगे विश, हम अंदर जरूर जाएंगे और हमें इस घर के अंदर स्वयं भोलेनाथ भेजेंगे। परंतु कैसे मोनी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इस तरह अब मौनी आंखें बंद करती है और एक फूंक मारती है। उसकी वो फूंक इतनी तेज थी कि उस फूंक से वहाँ पर आंधी आ जाती है और उस आंधी की वजह से अब घर में जहाँ जहाँ पर बेल पत्र थे वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। और ये सब देखकर विश को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद विश और मौनी गृह प्रवेश करती हैं और अपने ससुराल के अंदर आती हैं। इस तरह से अब दोनों नागिन के इंतकाम की शुरुआत होती है। मौनी और विश दोनों ही अपने कमरे में बैठी होती हैं और मौनी के पास पर्ल आता है और उसका घूंघट हटाकर मौनी से कहता है, मोनी, हमारी शादी बस एक समझौता है, तो तुम इस शादी को मत समझना, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी मजबूरी थी तुमसे शादी करना, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो रजत की शादी तुमसे हो जाती और मेरा भाई विश से प्यार करता है। ये तेरी मजबूरी नहीं बल्कि हमारा बिछाया हुआ जाल है पर जिसमें तू और तेरा परिवार फंस चुका है। कोई बात नहीं पर जी, आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी, क्योंकि अब तो आप मेरे ही पति हैं। थैंक्स। अच्छा तो तुम बेड पर सो जाओ और मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। ठीक है पर जी। इस तरह से अब पर्ल सोफे पर जाकर सो जाता है और मौनी बेड पर। ऐसे ही सुबह होती है। उसी सुबह उनके घर में महेश की लाश आती है। ये देखकर सभी लोगों को अचंभा होता है कि आखिर महेश को इस तरह से किसने मारा। कुछ समय बाद महेश की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये सब देख सुमित्रा को सब समझ में आता है कि आखिर महेश को किसने मारा।
वो सीधा काल माता के पास उसकी गुफा में जाती है और काल माता से कहती है, काल माता, उसने महेश और वीरेन को मार दिया। वीरेन की मौत का राज मैंने छुपा रखा है, लेकिन महेश का नहीं छुपा पाई। तुम्हारे हाथ में जब तक ये काला धागा है तब तक वो नागिन तुम्हारा या तुम्हारे परिवार वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन काल माता, मुझे फिर भी डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैंने कहा है ना, उस धागे के होते हुए वो नागिन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। पर अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की सुरक्षा पूरी तरीके से करेगा। लेकिन काल माता, वो क्या है? सुमित्रा, वो तुम्हें आज रात 12 बजे पता चलेगा। रात को तुम्हें कांटे का नेवला बनाकर लाना, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ देना। ठीक है। एक तरफ तो काल माता और सुमित्रा आपस में बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विश अपने नागिन अवतार में मोनी के पास आती है और मोनी के पास खड़ी होकर अपने इंसानी रूप में आकर उससे कहती है, मोनी, ये सुमित्रा तो बहुत ही चालाक है। क्यों, क्या हुआ विश? तुम्हें कुछ नहीं पता है। वाह मोनी, मतलब हमें मात देने के लिए प्लानिंग कर रही है और तू है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे मेरा बस चले तो मैं एक बार में ही सभी को डस लूंगी। अरे विश, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बता। हमसे बचने के लिए उसने पूरे खानदान के हाथों में सुरक्षित काला धागा बांधा हुआ है। अगर हम उस धागे को छुएंगे तो वही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता विश? रात को जब मैं रजत के करीब गई तब विश अपने कमरे में बैठे हुए रजत का इंतजार कर रही थी कि तभी रजत आता है और उसका घूंघट हटाकर विश से कहता है, विश, तुम्हें पता है मेरी शादी तुमसे हो जाए, इसीलिए पर्ल ने मोनी से शादी कर ली। मेरा भाई कितना दयालु और अच्छा इंसान है ना। अरे मूर्ख इंसान, तेरा भाई दयालु नहीं बल्कि ये हमारी चाल थी। खैर, मेरे निशाने पर तो तू ही है। सबसे पहले तुझे ही डसूंगी। हाँ रजत, सच में पर्ल बहुत दयालु है और उसको इसका इनाम तो देना ही चाहिए। हाँ, वैसे तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इस तरह अब रजत जैसे ही विश को गले लगाता है वैसे ही विश को एक झटका लगता है और वो रजत को धक्का देते हुए उसको खुद से दूर कर देती है। तभी उसकी नजर रजत के हाथों में बंधे काले धागे पर पड़ती है और जैसे ही वो उस धागे को देखती है वैसे ही वो सब समझ जाती है और ये सब देखकर रजत विश से कहता है, विश, क्या हुआ? तुम मुझे खुद से यूं इस तरह अलग क्यों कर रही हो? वो रजत, मेरा मानना है कि हम अपनी सुहागरात शादी के कुछ दिनों बाद मनाएंगे। अच्छा ठीक है। अब समझ आया तुझे? समझ तो आया। और इसका मतलब अब ये है कि पहले इन घर वालों के हाथ से वो काला धागा हटाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे हटाएंगे हम इस धागे को? इस धागे को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। इस धागे को तोड़ने का उपाय सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही होगा जिसने इस धागे को बनाया है। मतलब ये कि सुमित्रा ये धागा कहाँ से लेकर आई थी, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। और कौन है जो इसकी मदद कर रहा है, क्योंकि ये धागा तभी टूटेगा जब उस इंसान की मौत होगी जिसने इस धागे को दिया है। हो ना हो वो वही काल माता है। इस तरह से अब दोनों सुमित्रा का इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद सुमित्रा घर आती है और अगली रात के 11 बजे एक बार फिर सुमित्रा अपने घर से चोरी छुपे कहीं जाने लगती है। सुमित्रा को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उन दोनों नागिनों की नजर तो हर वक्त सुमित्रा पर थी। ऐसे ही अब सुमित्रा चुपके से घर के बाहर चली जाती है। घने अंधेरे में चांद की रोशनी चमक रही थी। चारों तरफ जंगल में तेज तेज हवाएं चल रही थी। सुमित्रा आगे आगे जा रही थी और विश और मोनी उसके पीछे पीछे। ऐसे ही कुछ समय बाद सुमित्रा काल माता के पास पहुंचती है और काल माता से कहती है, काल माता, मैं ले आई आपने जो मंगवाया था। लीजिए काल माता, आपकी अमानत। आजा मेरे नेवले, तेरा ही इंतजार कर रही थी। आजा, मैं तुझमें जान डाल दूंगी और तुझे एक इच्छाधारी नेवला बना दूंगी। इस तरह से अब काल माता कुछ पूजा करती है और उस आटे के नेवले पर एक फूंक मारती है, जिसके बाद वो नेवला जिंदा हो जाता है। जैसे ही वो नेवला जिंदा होता है वैसे ही वो एक इंसानी रूप लेता है और काल माता को प्रणाम करते हुए कहता है, काल माता को मेरा प्रणाम। आपने मुझे जीवित किया है, मैं आपका जीवन गुलाम रहूंगा। बताइए, आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ मैं? मेरे इच्छाधारी नेवले, ये जो तुम सामने औरत देख रहे हो, तुम्हें इसकी सेवा ताउम्र करनी पड़ेगी। जी माते,
लेकिन मुझे इनकी सेवा कैसे करनी है? आखिर किससे मुझे इनकी जान बचानी है? नागिन से बचानी है तुझे सुमित्रा की जान। ये तो एक नेवला है काल माता। हाँ, ये है एक नेवला, और तुम तो जानती ही हो कि सांप और नेवले की दुश्मनी कितनी पुरानी है। उस दुश्मनी को ही खत्म करने के लिए मैंने इस नेवले में जान डाली है। माफ करना काल माता, मैं आप लोगों की बातों को काट रहा हूँ, लेकिन सांप और नेवले की दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है और ना कभी होगी। क्या बात है काल माता, तुमने तो मुझे मेरा कवच दे दिया। काल माता तुम धन्य हो। इस तरह वो इच्छाधारी नेवला सुमित्रा के साथ निकल जाता है। जैसे ही वो नेवला और सुमित्रा उस गुफा से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वो दोनों नागिन काल माता के सामने अपने विशाल पूर्ण नागिन रूप में आते हैं और इतने बड़े सांप को देखकर काल माता के होशो आवाज गुल हो जाते हैं और वो डरते हुए दोनों नागिनों से कहती है, नागिन तुम पर यहाँ कैसे आई? मैं हूँ शिव वरदानी शेष नागिन, और तूने हमारे खिलाफ एक नेवले को जन्म दिया है। वाह, तू तो बहुत ही निडर है काल माता। मोनी, तुम कहो तो इसको अभी डसकर इसका काम खत्म कर देती हूँ। नहीं विश, अभी रुको। इसकी मौत लिखी है, लेकिन मेरे हाथों। इसको मौत मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तो हमें मत पता कि हम तेरा क्या बिगाड़ सकते हैं और क्या नहीं। अपनी मौत का उदाहरण देखना चाहेगी तू तो देख। इतना कहकर मोनी अब अपनी आंखों से नीले रंग का जादू करती है और एक जादुई शीशा प्रकट करती है और उसमें वो दिखाती है कि उसने किस तरह वीरेन और महेश को मारा। ये देखकर काल माता घबरा जाती है और डर कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन विश अपने मुंह से आग निकालकर उस गुफा में आग लगा देती है, जिस वजह से काल माता की पूजा का सारा सामान जल जाता है। चारों तरफ आग ही आग थी। उस आग के बीच में विश, मोनी और काल माता थी। मोनी काल माता को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और उसको कई सारी जगह डसती है। इस तरह से अब काल माता मर जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारद्वाज हाउस में सभी के हाथों में वो धागा अपने आप खुलकर गिर जाता है। उसकी मौत के बाद दोनों नागिन उस गुफा से बाहर आती हैं और आपस में बात करती हैं। मोनी, काल माता तो मर गई, लेकिन हम उस नेवले का क्या करें? क्या करना है? उस नेवले का भी अंत होगा और सुमित्रा का भी। इतना कहकर मोनी और विश अपने पूर्ण नागिन रूप में आते हैं और अपने घर चली जाती हैं। विश और मोनी दोनों अपने घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अब उसके घर में किसी के भी हाथ में धागा नहीं है और ये देखकर दोनों को बहुत खुशी होती है। दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे थे। एक दिन सुमित्रा के साथ वीरेन आता है। वीरेन के पैर रजत और पर्ल छूते हैं। उनको आशीर्वाद देकर वीरेन बैठ जाता है, जहां सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा देख तो कौन आया है। कौन आया है मम्मी जी? वीरेन को देखकर मोनी और विश दोनों हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ वो दोनों सुमित्रा से कहती हैं, ये कौन है मम्मी जी? बहू, ये तुम्हारे मामा ससुर है। अपने मामा ससुर का आशीर्वाद नहीं लोगी क्या? आओ, अपने ससुर जी का आशीर्वाद ले लो। जी मम्मी जी। ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने हर काम में सफल हो सके। तथास्तु। अपने मामा ससुर के लिए चाय वगैरह ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाई मम्मी जी। आखिर ये भी तो हमारे पिता समान ही हैं, और हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो किन की करेंगे, क्यों विश? हाँ हाँ बिल्कुल, अब हमारे मामा ससुर जी हैं, इनकी सेवा करना तो बनता है। तो हम अभी आते हैं। मोनी, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे हमने तो वीरेन को मार दिया था ना, तो ये यहाँ कैसे? विश, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमने उसको मार तो दिया था, लेकिन ये यहाँ कैसे? आखिर कौन है ये? क्योंकि मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, तो वो जिंदा कैसे बच सकता है? कहीं ये वो नेवला तो नहीं? मुझे भी यही लग रहा है। हो ना हो, जरूर ये वो नेवला ही है। मोनी, तुम कहो तो एक बार में डसकर इसका किस्सा खत्म कर दूं। नहीं विश, ये नेवला भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये भी मरेगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। और वो समय कल पूर्णिमा की रात है। कल पूर्णिमा की चांद की रोशनी में ये नेवला मरेगा। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुमित्रा आती है।
और अपनी दोनों बहुओं से कहती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बहुओं? कुछ नहीं मम्मी जी। मेरी प्यारी नागिन बहुओं, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं है कि मेरी बहू एक नागिन है? तुम्हें लगा मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि महेश और वीरेन को किसने मारा? मेरी प्यारी नागिन बहुओं, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों नागिन हो और यहाँ तुम अपना इंतकाम पूरा करने आई हो। मेरी प्यारी सासू माँ, अब जब आपको पता ही चल गया है कि हम दोनों नागिन हैं, तो आपके सामने इंसानी रूप में रहने का कोई फायदा नहीं। तो अब सासू माँ, हम आते हैं मुद्दे पर। अगर आप जानती हैं कि हम नागिन हैं, तो आपने अभी तक किसी को घर में कुछ बताया क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि तुम अपने बारे में खुद अपने पति को बताओगी जब वो तुम्हें इस नागिन रूप में देखेंगे। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि तुमने ही काल माता को मार दिया है? नहीं मेरी रानी बहुओं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने काल माता को मार दिया है। और तुम्हें पता है मैंने अभी तक वीरेन की मौत का राज इस घर में क्यों छुपाया? क्योंकि वीरेन की जगह पर तो मेरा पालतू इच्छाधारी नेवला आया है। और तुम तो जानती ही हो, नागिन और नेवले की दुश्मनी सालों से चली आ रही है। अब तुम जानवर आपस में लड़ोगे और मैं तुम्हारी लड़ाई देखूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस तरह विश जैसे ही अपनी नागिन जुबान निकालती है, वैसे ही सुमित्रा चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं, जहाँ रजत और पर्ल अपनी अपनी पत्नियों को नागिन के रूप में देखकर भौचक्के हो जाते हैं और हैरानी के साथ बोलते हैं। तुम दोनों एक नागिन हो? हाँ, हम एक नागिन हैं, नागिन। रजत और पर्ल उस समय कोई रिएक्शन नहीं देते और सभी को अपने अपने कमरों में भेज देते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी अपने अपने कमरों में जाते हैं, जहाँ विश अपने पति रजत को लेकर और मोनी के कमरे में जाती है और पर्ल और रजत दोनों मोनी और विश से कहते हैं, तुम दोनों हमें एक साथ क्यों बैठा रही हो? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ का राज जानना बहुत जरूरी था। अगर तुम अपनी माँ का राज नहीं जानोगे तो तुम दोनों ही हम दोनों को गलत समझोगे। क्या बताना चाहती हो तुम? यही कि तुम्हारी माँ एक कातिल है और हम नागिन अपने इंतकाम को पूरा करने आई हैं। विच सही कह रही है। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम नागिनों को तुम इंसानों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम यहाँ आए हैं क्योंकि तुम्हारी माँ ने दुष्कर्म किए हैं। मोनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वही जो सच है। आज से पिछले 8 साल पहले हम देवों के देव महादेव के मंदिर में थे और वो बाहर से तो मंदिर था, लेकिन अंदर से हमारा नागलोक। वो नागलोक किसी मामूली मनुष्य को नहीं दिखता, क्योंकि वो एक अदृश्य नागलोक था। वो नागलोक साल में बस एक बार ही दिखता था, वो भी तब जब शिवरात्रि आती। शिवरात्रि की पिछली रात हमारा नागलोक दिखाई पड़ता और अगर उस नागलोक को पृथ्वीलोक का मनुष्य कोई देख लेता तो वो धन्य हो जाता था। भोलेनाथ के मंदिर में कुछ नाग नागिन तांडव कर रहे थे और उनका तांडव रानी अमरावती नागिन बैठकर देख रही थी। तभी नागराज नक्श वहां आते हैं और नागरानी से कहते हैं, रानी अमरावती, कल हम नाग नागिनों का महापर्व शिवरात्रि है। सभी नाग नागिन यहाँ तांडव कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ चुपचाप बैठकर इन सभी का तांडव देख रहे हैं, ऐसा क्यों? नागराज, मैं यहाँ बैठकर इन नाग नागिनों का तांडव इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं तांडव सबसे आखिर में करूँगी। परंतु ऐसा क्यों? आप उन सभी के साथ तांडव क्यों नहीं करना चाहती हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ तांडव नहीं करना चाहती, मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी नागलोक की सुरक्षा के साथ साथ मैं अपनी दोनों बच्चियों की सुरक्षा और उनकी लंबी उम्र के लिए तांडव करूँगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा ही करना। इस तरह से अब सभी नाग नागिन तांडव करके पीछे हट जाते हैं और अब नागराज और नागरानी अपना तांडव शुरू करते हैं और वो अपना तांडव तब तक जारी रखते हैं जब तक नागमणि खुद उजागर नहीं हो जाती। एक तरफ तो दोनों नागराज और नागरानी तांडव कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी कार में नशे की हालत में शिव मंदिर की तरफ आ रहे थे, जहां वो देखते हैं कि मंदिर में से तेज प्रकाश निकल रहा है और उस रोशनी को देखकर कार में बैठी सुमित्रा अपने साथियों से कहती है, काल माता, वीरेन, महेश, विक्रम, देखो शिव मंदिर से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। आखिर ये रोशनी है किसकी? मेरी प्यारी बहन और भाई, ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर के भगत नाग नागिन होते हैं
हो ना हो, ये नागमणि की ही रोशनी है। अगर ऐसा है तो हमें उस नागमणि तक पहुंचना चाहिए। इस तरह से अब सभी उस मंदिर के द्वार को खोलते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं कि वो कोई मामूली मंदिर नहीं है, बल्कि उस मंदिर के अंदर पूरा नागलोक है। ये देखकर सुमित्रा कहती है, ये कोई मंदिर नहीं बल्कि नागलोक है और यहाँ पर हमें बहुत ही जहरीले नाग नागिन मिल सकते हैं, इसलिए बचकर। इस तरह से अब वो सभी आगे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सारे नाग नागिन एक जगह इकट्ठा होकर घेरा बनाए हुए हैं और घेरे के बीच में रोशनी आ रही है। उस रोशनी को देखकर अब वो सभी लोग समझ जाते हैं कि वो रोशनी नागमणि की है। और अब विक्रम, महेश और वीरेन अपनी अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और एक एक करके सभी नाग नागिनों पर बंदूक चलानी शुरू कर देते हैं। कुछ नाग नागिन अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं तो कुछ मर जाते हैं और अपनी आखिरी सांस तक नागराज और नागरानी नागमणि की रक्षा करते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। और जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तब नागरानी उन सभी इंसानों से कहती है, मेरी बेटियां तुम लोगों से अपना बदला जरूर लेंगी। मेरी बेटी मोनी को खुद शिव ने ये वरदान दिया है कि वो पापियों का नाश करेगी और तुमसे बड़ा पापी मैंने कोई नहीं देखा। अरे हाँ, हम तब की तब देख लेंगे और जब तेरी बेटी आएगी ना, उसको भी ऐसे ही भयंकर मौत दे देंगे। नागरानी आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसको विक्रम गोली मार देता है और इस तरह वो सब मर जाते हैं। इस तरह वो सभी लोग नागमणि लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद जब मोनी और विश वहाँ आते हैं तो इतना भयंकर मंजर देखकर वो डर जाती है। वो दोनों अपनी माँ की आंखों में अपने कातिलों की तस्वीर देख चुकी थी। ये थी हमारी कहानी। हमने उस रात कसम खा ली थी कि हम अपने माँ बाप और नागलोक वासियों के कातिलों को जब तक उसके किए की सजा नहीं देंगे तब तक हम सुकून भरी सांस भी नहीं लेंगे। तीनों तो मर गए, बस बचे हैं 2 लोग और हम उन्हें भी मार देंगे। अगर ये सच है तो हम दोनों भाई भी तुम दोनों का साथ देंगे। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुमने किस किस को मारा है? नवीन, महेश और काल माता। अगर वीरेन मामा को तुमने मार दिया तो वो कौन है जो बाहर है? वो एक इच्छाधारी नेवला है जिसने तुम्हारे मामा का रूप लिया है। तुम लोगों को हमारी एक और मदद करनी होगी और वो ये है कि तुम अपनी माँ के सामने हमसे नफरत करोगे और अपनी माँ से उस नागमणि के बारे में पूछोगे। हमें मंजूर है। इस तरह से अब रजत और पर्ल दोनों ही नागिन के साथ मिल जाते हैं। रजत और पर्ल दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं, जहाँ रजत अपनी माँ से कहता है, माँ, ये दोनों तो नागिन हैं। अरे अगर ये नागिन यहाँ पर रहेंगी तो ये हम लोगों को तो मार ही देगी। हाँ माँ, इन नागिनों से बचाओ हमें। हम कब तक इन नागिनों के साथ रहेंगे? और अब तो उनको ये भी पता चल गया है कि हम लोगों को ये पता है कि वो नागिन है। तो आखिर मेरे बच्चे मेरे पास आ ही गए। देख नागिन, मैं जीतने वाली हूँ और तू वैसे ही हारेगी जैसे तेरी माँ हारी थी। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, आप ऐसा क्या करेंगी जो आप अपने आप परिवार वालों को बचा लोगी? बेटा, तुझे नहीं पता कि मेरे पास क्या है। अरे मेरे पास इनकी वो चीज है जिसकी वजह से ये नागिन मेरे सामने अपने घुटने टेक देगी। आखिर क्या है ऐसा आपके पास जिससे नागिन हार मान जाएंगी? नागमणि। नागमणि है मेरे पास और जिसके पास नागमणि होती है वो सबसे शक्तिशाली होता है मेरे बच्चे। आखिर वो नागमणि है कहाँ माँ? हम भी उस नागमणि को देखना चाहते हैं। हाँ माँ, हम भी उस नागमणि को देखना चाहते हैं। आखिर कहाँ है वो नागमणि? वो एक राज है, राज, और इस राज से कभी पर्दा नहीं उठेगा क्योंकि मैं इस राज को कभी किसी के सामने आने ही नहीं दूंगी। पर माँ, हम तो आपके बच्चे हैं और ये नागमणि, नागिन, ये सब तो हमने कहानियों में ही सुनी थी और आज जब सामने से देखा है तो अब नागमणि को देखने की चाह उजागर हो रही है। तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा तब मैं खुद तुम्हें नागमणि दिखा दूंगी। इस तरह से अब सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही अब शाम होती है। मोनी और विश अपने अपने कमरे में थी। मोनी के पास पर्ल आता है और उसको शांत बैठा हुआ देखकर पर्ल मोनी से कहता है, मोनी, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या बताऊं पर्ल जी, बस आज अपनी माँ की याद आ रही थी। अगर आज वो होती तो हमें हर काम करने की इजाजत देती, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। आज इस चांद की रोशनी में हम नाग नागिन अपनी केचुली छोड़ेंगे
और हमारी नई खाल आएगी। पहले हमें शुरुआत में थोड़ी कमजोरी होगी, लेकिन उसके बाद हमें कई तरह की शक्तियाँ मिल जाएंगी। अच्छा, और तुम अपनी केचुली कब छोड़ोगी? 10 बजे, जब चांद की रोशनी हम पर पड़ेगी। और तुम कब तक कमजोर रहोगी? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं पर्ल? ताकि मैं अपनी पत्नी की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकूं। मोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इस तरह मोनी पर्ल को गले से लगा लेती है और कुछ समय बाद वहाँ पर विश आती है। जैसे ही विश वहाँ आती है, वैसे ही पर्ल वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए देखकर विश कहती है, मोनी, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। बदबू? कैसी बदबू विश? नेवले की। ये कैसी बात कर रही हो? यहाँ वो नेवला नहीं है, यहाँ तो पर्ल थे। पर्ल, आज तुम्हें पर्ल का बिहेवियर कुछ अलग सा नहीं लगा? अजीब बिहेवियर? नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाँ, वो आज मुझे बोल रहे थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। जब तू उसके गले लगी थी तब भी तुझे कोई बदबू नहीं आई थी? वो परफ्यूम लगाते हैं तो मुझे कोई बदबू नहीं आती। अच्छा छोड़ ये सब, तूने कुछ बताया नहीं ना? नहीं। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी चांद की रोशनी उन दोनों नागिन पर पड़ती है। और जैसे ही चांद की रोशनी उन पर पड़ती है, वैसे ही दोनों नागिन अपने असली रूप में आती हैं, जिसके बाद दोनों दर्द से तड़पने लगती हैं और धीरे धीरे करके अपनी केचुली बदलने लगती हैं। कुछ समय बाद वो दोनों नागिन अपनी केचुली बदल लेती हैं और मोनी अपने नागिन रूप में शिव मंदिर जाती है। एक तरफ तो नागिन शिव मंदिर जाती है, तो वहीं कुछ देर बाद मोनी के कमरे में पर्ल आता है और उन दोनों की केचुली को उठाकर ले जाता है और हंसते हुए अपनी आंखों के रंग को लाल करके कहता है, तुम्हारी ये कमजोरी मेरे हाथ लग गई नागिन। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। पर्ल खुद से बातें कर रहा था कि तभी वहाँ पर सुमित्रा आती है और उसको अपने साथ ले जाती है। और तभी इस बात से अनजान कि उनके केचुली पर्ल ले गया है, दोनों नागिन मंदिर में उस नेवले के बारे में बात कर रही थी। विश, आज रात उस नेवले की आखिरी रात है। आज की रात वो भी मारा जाएगा। नेवला कहीं का, बहुत सुमित्रा का साथ दे रहा था ना। आज देखती हूँ कौन बचाता है उसे हमसे। उससे तो वैसे भी हमारी दुश्मनी इतनी पुरानी है। आज की रात मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मोनी, मुझे तो तुमने रोका हुआ है। अरे मैं चाहूँ तो उसको एक झटके में खत्म कर सकती हूँ और उसको डस कर उसका काम तमाम कर सकती हूँ। नहीं, उसका खात्मा होगा, लेकिन भोलेनाथ के सामने होगा। विश, दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उस मंदिर में पर्ल और सुमित्रा आते हैं और उन दोनों की बात को काटते हुए पर्ल कहता है, किसके खात्मे की बात कर रही हो मोनी? पर्ल, आप यहाँ कैसे? और आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ हैं? मुझे तो सब कुछ पता है जाने मन। अरे अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम्हारा खात्मा कौन करता? हाँ, तू यहाँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे अभी डसकर तेरा खात्मा कर दूंगी। विश, ये पर्ल नहीं है। हो ना हो ये पर्ल के रूप में नेवला है और ये यहाँ इसके साथ हमें खत्म करने आया है। तुम लोगों को कैसे पता कि हम दोनों यहाँ हैं? नागिन देख, मेरे हाथ में क्या है? तेरी केचुली। अब जब मैं इस केचुली को जलाऊंगा तब तू तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये केचुली इसके पास कैसे आई? इसका मतलब ये कि उस वक्त जो मेरे पास आया था वो कोई और नहीं बल्कि नेवला था। हाँ, वो तेरा पति नहीं बल्कि मैं था। देख, मैं हूँ नेवला। इस तरह से अब पर्ल उर्फ नेवला अपने नेवले के रूप में आता है और नागिन पर हमला कर देता है। नागिन और नेवले की लड़ाई हो रही थी। नागिन कभी नेवले के ऊपर वार करती तो कभी नेवला नागिन के ऊपर। ऐसे ही अब दोनों की लड़ाई काफी बढ़ जाती है, जहां नेवला घायल हो जाता है और अब नेवला अपने इंसानी रूप में आकर मोनी को धमकी देते हुए कहता है, बस बहुत बार कर लिया तुमने मुझ पर, अब और नहीं। देख, तेरी केचुली मेरे हाथ में है। अगर तूने कुछ भी करने की सोची तो मैं इस तेरी केचुली को आग के हवाले कर दूंगा और जैसा जैसा तेरी केचुली चलेगी वैसे वैसे तू दर्द में तड़प कर मरेगी। नहीं, मेरी केचुली को वहीं रख दो। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नेवले कहीं के। जला दे। ये क्या कर रही हो विश? तुम्हें पता है ना उसके हाथ में हमारी केचुली है। हाँ मैं जानती हूँ,
कि उसके हाथ में केचुली है, लेकिन वो केचुली हमारी नहीं बल्कि नकली केचुली है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ विश, ऐसा कैसे हो सकता है? मुनी याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नेवले की बदबू आ रही है। हाँ, जब से मुझे उस नेवले की बदबू आ रही थी और पर्ल के बिहेवियर में भी चेंज लग रहा था, तभी मैं समझ गई थी कि ये पर्ल नहीं बल्कि नेवला है। और जब हम अपनी केचुली बदल रहे थे तब मोनी अपने नागिन रूप में शिव मंदिर में चली जाती है, लेकिन विश अपने अर्धनागिन अवतार में आकर खुद से कहती है, वो पर्ल नहीं बल्कि नेवला था। मुनी, तुझे पता नहीं था क्योंकि इस नेवले ने पर्ल का परफ्यूम लगाया है। लेकिन मेरी बहन, तू ये भूल गई कि मेरी सूंघने की शक्ति कितनी अधिक है। मुझे पता चल गया था कि ये पर्ल नहीं बल्कि नेवला है और ये नेवला हमारी केचुली लेने जरूर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक शिव भक्त हूँ और इस नेवले से खुद की रक्षा करना अच्छे से जानती हूँ। मुझे बहुत कुछ पता है, अब देखना। इस तरह से अब विश अपने जादू से अपनी और मोनी की केचुली को गायब कर देती है और हुबहू वैसी ही नकली केचुली वहाँ रख देती है, जिसके बाद वो भी पूर्ण नागिन रूप में आकर शिव मंदिर चली जाती है। ये हेरा फेरी मैंने की थी। अरे वाह विश, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो नेवले भाई साहब, अब आपका क्या ख्याल है? तुम्हारा पासा तो तुम ही पर उल्टा पड़ गया, अब कैसे बचाओगे खुद को? मोनी और नेवला आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से सुमित्रा भागने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वैसे ही विश भी उसके पीछे निकल जाती है और आगे जाकर विश अपने अर्धनागिन अवतार में आकर सुमित्रा के सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोक लेती है। लेकिन सुमित्रा भी बहुत तेज थी। सुमित्रा नीचे धरती पर गिर जाती है और अपने हाथों में मिट्टी उठाकर विश की आंखों में झोंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देख विश गुस्से में खुद से बोलते हुए मोनी के पास जाती है। ये सुमित्रा तो बहुत ही तेज है, लेकिन कोई बात नहीं सुमित्रा, तेरा भी अंत निश्चित है। मोनी, तूने इस पापी नेवले को अभी तक मारा नहीं। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अब हम दोनों इस इच्छाधारी नेवले का अंत करेंगे। इस तरह से अब विश और मोनी उस नेवले को एक भयंकर मौत देते हैं। विश और मोनी दोनों अपने घर जाते हैं, जहां उन दोनों को देखकर रजत कहता है, मोनी, विश, तुम दोनों कहाँ गए थे इतनी रात को? समय देख रही हो तुम? रजत जी, हम किसी को ठिकाने लगाने गए थे। अगर हम उसे ठिकाने नहीं लगाते ना तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? माँ की? रजत, तुम्हारी माँ तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसको हम ऐसे नहीं मार सकते, वो मरेगी। लेकिन उसको हम दोनों बहनें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। वो अपने समय पर मरेगी, वो भी तड़प तड़प कर। वो तीनों आपस में बात करके वहाँ से चले जाते हैं और जब मोनी अपने कमरे में जाती है तब वो वहाँ पर देखती है कि उसका कमरा पूरी तरह फूलों से सजा है, जहाँ पर्ल उसका वेलकम करता है और उसको अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठाते हुए कहता है, मोनी, मुझे नहीं पता कि हम दोनों का मिलना और यूं अचानक शादी होने का क्या मतलब है। मैं पहले तुम्हें ना तो पसंद करता था ना ही प्यार, लेकिन अब मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता और अगर तुम मुझसे जरा सा भी दूर जाती हो तो मेरी जान जाने लगती है। ये प्यार है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार ही है। पहले मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मोनी, क्या तुम और मैं एक हो सकते हैं? पर जी नहीं मोनी, तू ऐसे इसके पास नहीं जा सकती। पिछली बार गई थी तो उस नेवले ने मुझसे मेरी कमजोरी पूछ ली थी। नहीं, मैं इसके पास ऐसे नहीं जा सकती हूँ। अगर ये भी उस सुमित्रा की ही कोई चाल हुई तो? लेकिन मैंने तो उस नेवले को मार दिया। नहीं, ये मेरे पर्ल ही हैं। पर्ल जी, मैं भी आपके बिना नहीं रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ अपना इंतकाम पूरा करने आई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि भोलेनाथ जी मुझे मेरा जीवन साथी भी दे देंगे। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो वहीं अपने कमरे में बैठकर सुमित्रा गुस्से से बौखलाती हुई कहती है, नागिन, तूने मेरे कवच को भी मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तेरा खात्मा करने के लिए वो शस्त्र अपनाऊंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुमित्रा खुद से बातें करके सो जाती है और अगली सुबह मोनी, पर्ल दोनों उठकर हंसते हुए अपने कमरे से निकल रहे थे। तभी उनकी नजर सुमित्रा पर जाती है। सुमित्रा सोफे पर बैठकर दोनों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पर्ल अपनी माँ के सामने आता है, सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, पर्ल, आज तुझे अर्जेंटली राजस्थान जाना होगा।
वहाँ पर तेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो अपने आखिरी समय में तुझे देखना चाहती हैं। मम्मी जी, दादी सास पर्ल जी की दादी हैं, तो वो आपकी भी तो सास ही हुई ना। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं? बेटा, अपनी नागिन पत्नी को समझा दे, जब एक माँ बेटे बात कर रहे हैं तो बीच में ना ही बोले। माफ करना सासू माँ, लेकिन अब यहाँ पर मेरा भी हक है और इसलिए मेरे पति और उनके हर फैसले पर मेरा अधिकार है और आपसे सवाल जवाब करना भी मेरा ही हक है। तो एक काम कर, अपने पति के साथ तू भी चली जा। अगर जाएगी तो मेरे घर से एक नागिन कम होगी। सासू माँ, मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुझे तेरे नागिन माँ बाप ने नहीं सिखाया कि बड़ों के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं? जबरदस्ती की ही कहाँ है सासू जी, मैं तो बस आपका राज जानना चाहती हूँ। आखिर क्या है आपके राजस्थान का राज और क्यों भेजना चाहती हैं आप पर्ल जी को राजस्थान? इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। मम्मी जी, मैं तो बस आपको हमारे साथ चलने के लिए कह रही हूँ। आप अपनी नागिन बहू की इतनी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती हैं। वैसे माँ, मोनी सही बोल रही है, आप भी चलिए ना। मेरे बच्चे, मैं तेरे कहने पर तेरे साथ चलने को तैयार हो रही हूँ, लेकिन अपनी नागिन पत्नी को बोल दियो कि ये मुझसे दूर ही रहे। पर्ल अब मोनी के साथ पैकिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर विश और रजत आते हैं और उन दोनों को पैकिंग करता हुआ देखकर रजत अपने भाई पर्ल से कहता है, पर्ल, तू ये पैकिंग क्यों कर रहा है? कहाँ जा रहा है तू? मैं अकेला नहीं जा रहा भाई, मेरे साथ साथ माँ और मोनी भी जा रही हैं। मोनी, कहाँ जा रही हो तुम? सुमित्रा बोल रही है कि दादी काफी बीमार है और आखिरी सांस लेते हुए दादी पर्ल को देखना चाहती हैं। मोनी, मुझे तो इसमें भी सुमित्रा की चाल लग रही है, वरना उस पर्ल को राजस्थान जाने को क्यों कहा? आखिर दादी का पोता तो रजत भी है ना, रजत को सुमित्रा ने अपने साथ ले जाने से मना क्यों किया? मैं भी यही सोच रही हूँ विश, कि आखिर ऐसा क्या है राजस्थान में जो सुमित्रा पर्ल को इतना फोर्स कर रही है वहाँ जाने को। कोई नहीं, हम भी साथ चलेंगे राजस्थान। क्यों रजत जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ विश, क्यों नहीं। रजत अब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पर्ल के लिए बात करता है। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप भाई के साथ राजस्थान जा रही हो दादी को मिलने? अगर दादी की आखिरी सांस चल रही हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं भी तो उनका पोता हूँ। माँ बाप के और पर्ल के साथ मैं और विश भी जाएंगे। बेटा, एक नागिन कम थी जो तू दूसरी नागिन को भी साथ ले जा रहा है। माँ प्लीज। ठीक है, जाकर अपना सामान पैक कर ले। हे भगवान, लगता है ये दोनों अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाकर मेरा सारा प्लान चौपट करेंगे, लेकिन मैं इनको रोक भी तो नहीं सकती हूँ। अब क्या था, पर्ल के साथ रजत भी अपनी पैकिंग शुरू करता है और कुछ समय बाद वो सभी राजस्थान निकलते हैं। कुछ देर बाद वो राजस्थान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रजत, पर्ल और उन दोनों की पत्नियां यानी मोनी और विश भी दादी से मिलती हैं और उनके पैर छूती हैं। लेकिन जैसे ही विश और मोनी दादी के पैर छूती हैं, तो उनको एहसास होता है कि दादी के पैर काफी ठंडे हैं, जैसे दादी के भेष में दादी नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन वो दोनों उस समय कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ मोनी के पास विश अपने नागिन अवतार में आती है और मोनी से कहती है, मोनी, बाहर जो मैंने महसूस किया, क्या वो तुमने महसूस किया? हाँ विश, मैंने भी वही महसूस किया जो तुमने महसूस किया। इसका मतलब यहाँ कोई दादी है ही नहीं। तो दादी के भेष में कौन है? कौन है वो? हमें इसका पता लगाना होगा कि दादी के रूप में बाहर कौन बैठा है। यही तो पता लगाना है विश, और ये पता लगाने के लिए हमें इस घर को बहुत अच्छे से छानना होगा। इस तरह से अब दोनों उस घर को तलाशने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। दोनों नागिन अपने नागिन अवतार में एक दूसरे से बातें कर रही थी कि तभी पीछे से सुमित्रा आती है और उन दोनों को चौंकाते हुए उनसे कहती है, भू, क्या हुआ मेरी प्यारी नागिन बहुओं, डर गई क्या? डर नहीं गई सुमित्रा, डरने की बारी तो तुम्हारी है, क्योंकि तेरे काल की शुरुआत तो हो चुकी है। इसीलिए तुझे अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। उल्टी गिनती? अरे उल्टी गिनती मुझे शुरू नहीं करनी, बल्कि उल्टी गिनती तो तुम दोनों नागिनों को करनी है, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ तो मेरे पास है और अपनी उस अद्भुत शक्तियों के बिना तुम मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ज्यादा खुश मत होइए सुमित्रा भारद्वाज, क्योंकि पासा पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। अरे तू नहीं बताएगी तो क्या, हमारे साथ स्वयं हमारे भोलेनाथ हैं, वो हमें हमारी अमानत तक अवश्य पहुंचाएंगे।
तो ठीक है, देखते हैं कब पहुंचाते हैं तुम्हारे भोलेनाथ तुमको तुम्हारी अमानत तक। सुमित्रा वहाँ से हंसते हुए जा रही थी कि तभी पीछे से विश उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और उसको डराते हुए कहती है, पहली बात तो सासू माँ बाहर दादी के भेष में कौन है ये बताइए, और दूसरी बात हमें हमारी अमानत यानी नागमणि हमें वापस दीजिए, नहीं तो मैं आपको अभी के अभी डस लूंगी। नहीं, ये मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने नागमणि कहाँ रखी है। और याद रखना, जिस दिन तुम खुद पता चल जाएगा ना कि नागमणि कहाँ है, उस दिन तुम किसी अपने को खो दोगी। और रही बाहर दादी की बात, तो वो दादी नहीं बल्कि तुम दोनों की मौत है। वो हमारी मौत है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तेरी मौत अगले 2 दिन में निश्चित है, क्योंकि चांद की लाल रोशनी में नागमणि अपने आप उजागर होगी। जब नागमणि हमारे हाथ लगेगी उस दिन तेरी मौत पक्की है। इस तरह से अब सुमित्रा भी वहाँ से चली जाती है और दोनों नागिनें भी अपने कमरों में चली जाती हैं। अब बस इंतजार था तो उस लाल चांद की लाल रोशनी का। मोनी अपने कमरे में पर्ल का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात से सुबह हो जाती है और पर्ल नहीं आता। ये देखकर अब मोनी को पर्ल की चिंता सताने लगती है और वो चिंता में रजत के पास जाकर उससे कहती है, रजत, कल रात से पर्ल नहीं आए, क्या तुमने पर्ल को देखा है? मोनी, कल शाम तक हम साथ ही थे, लेकिन रात को उसके पास किसी का कॉल आया और वो वहाँ से चला गया, लेकिन कहाँ गया ये नहीं पता। तुम चिंता क्यों करती हो मोनी, पर्ल आ जाएगा। पर्ल के इंतजार में अब एक बार फिर रात हो जाती है, लेकिन आज भी पर्ल नहीं आता। पर्ल की चिंता मोनी को बेचैन कर रही थी, लेकिन वो करे भी तो क्या, उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ तो मोनी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विश घबराती हुई मोनी के पास आकर उससे कहती है, मोनी वो। विश, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना घबरा रही हो? मोनी वो पर्ल? क्या हुआ पर्ल को, और कहाँ है वो? मोनी, जो दादी थी वो दादी नहीं बल्कि एक सपेरा है, और कोई मामूली सपेरा नहीं बल्कि एक इच्छाधारी सपेरा। दादी तो बहुत समय पहले ही मर चुकी है। क्या? विश, बात क्या है? आराम से बताओ। मैं रजत के लिए खाना लेने किचन में जा रही थी कि तभी मुझे दादी के कमरे से कुछ आवाज आई। जब मैंने उनके कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उनके कमरे में। विश दादी के कमरे की खिड़की से देखती है कि दादी और सुमित्रा एक पेंटिंग के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं और उस पेंटिंग के पीछे एक दरवाजा था। ये देख विश को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और साथ ही दादी अपना रूप बदलकर एक सपेरे में तब्दील हो जाती है। ये देखकर विश को और बड़ा झटका लगता है और जब सपेरा विक्रम और सुमित्रा उस खुफिया दरवाजे के पीछे जाते हैं तो विश भी अपना नागिन अवतार लेकर अपने आकार को छोटा कर उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के पीछे एक काफी अजीब सी जगह थी जहाँ पर हर तरफ नीली रोशनी थी और उस नीली रोशनी के बीच में एक मिरर बॉक्स था और उस बॉक्स में पर्ल बेहोशी की हालत में पड़ा था और पर्ल को देखकर सुमित्रा कहती है, हाय मेरा बच्चा, कैसे ही शीशे में पड़ा हुआ है। देख जरा तेरी माँ तुझे कितनी बड़ी सजा दे रही है। बस भी करो अपना ड्रामा, तुम कितनी अच्छी माँ हो और कितनी नहीं वो मुझे पता है। हाँ तो तुम भी मत भूलो, आज तक मैंने तुम्हें अपनी सास के रूप में रहने को कहा, वो भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें उन नागिनों से बचाना चाहती थी। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आज की रात 12 बजे जब लाल रोशनी पर्ल पर पड़ेगी तब हम उन दोनों नागिनों को हरा सकेंगे। इसका मतलब इन लोगों ने यहाँ पर्ल को कैद किया हुआ है। हे भोलेनाथ, आखिर इन लोगों ने पर्ल को कैद क्यों किया है और सुमित्रा अपने ही बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे ये सब जाकर मोनी को बताना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दादी के भेष में वो 5वां इंसान था जिसको हम अब तक तलाश कर रहे थे। हाँ मोनी, और तो और सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही, सुमित्रा ने अपने ही बेटे को इस तरह कैद क्यों किया है? विश, जो भी है, हमें इसका सच तो वहीं उस दरवाजे के पीछे ही पता चलेगा। इतना बोलकर अब विश और मोनी दोनों ही दादी उर्फ विक्रम के कमरे में जाते हैं और उस पेंटिंग को हटाते हैं जहाँ पर दरवाजा देख मोनी भी हैरान थी और दोनों नागिन अपना आकार छोटा कर उस अजीब सी जगह पर जाती हैं जहाँ मोनी
पर्ल को देखकर खुद को संभाल नहीं पाती और वो अपने अर्धनागिन अवतार में आकर गुस्से से चिल्लाती हुई अपनी सास सुमित्रा से कहती है, अरे ये कैसी माँ है आप? आपको तरस नहीं आता है अपने लड़के पर? उसको इस तरह से एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया है आपने। ओ, मेरी बहू रानी को अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। बहू रानी, मात्र 2 घंटे और उसके बाद तेरा पति भी मर जाएगा और तेरा भी अंत हो जाएगा। सुमित्रा, मरने से पहले इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो तुम भी इसको सच बता ही दो कि आखिर पर्ल कौन है। वैसे विक्रम, बात तो तुम 2 आना सही कह रहे हो। किसी इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए जिसका इस धरती पर आखिरी दिन हो। लेकिन विक्रम, यहाँ पर तो ये इंसान है ही नहीं, ये तो एक नागिन है। चलो कोई बात नहीं, नागिन है तो क्या हुआ, है तो मेरी सौतेली नागिन बहू ही ना। बहू, मेरी प्यारी बहू, पर्ल मेरा बेटा नहीं है, बल्कि ये तो मुझे रोड पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था उस दिन जब हमने तुम नागिनों से नागमणि छीनी थी। उस दिन मुझे ये बच्चा दिखा और मुझे नागमणि रखने के लिए किसी के शरीर की जरूरत थी। फिर क्या था, मैंने इस बच्चे यानी पर्ल को चुना और नागमणि। सुमित्रा बोल ही रही थी कि तभी चांद लाल हो जाता है और उस चांद से लाल रोशनी प्रकट होती है। वो रोशनी सीधा पर्ल के पेट पर जाती है। जैसे ही उसके पेट पर वो रोशनी पड़ती है, वैसे ही पर्ल हल्का सा हवा में उड़ जाता है और उसके पेट पर नागमणि का निशान आता है और नागमणि पर्ल के पेट से निकल जाती है। नागमणि को देखकर विक्रम खुशी से फूले नहीं समाता और वो उस नागमणि को लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसका लालच देखकर सुमित्रा कहती है, विक्रम, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मूर्ख औरत, देख नहीं रही कि नागमणि लेने जा रहा हूँ। इसको लेकर मैं तो विदेश चला जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विक्रम। विक्रम, रुको। विक्रम एक नहीं सुनता और जैसे ही वो नागमणि को लेने जाता है, वैसे ही भस्म होकर राख बन जाता है। ये देखकर सुमित्रा हैरान रह जाती है। उसको इतना हैरान देखकर मोनी सुमित्रा से कहती है, क्या हुआ सुमित्रा? सासू माँ उर्फ सौतेली सासू माँ, आप नहीं जाएंगी नागमणि लेने के लिए? मुझे नहीं चाहिए ये नागमणि, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे इतनी जल्दी भी क्या है सासू माँ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं आप? मोनी, तू मुझे मारने के चक्कर में अपने पति को खो देगी, समझी? तेरा पति देख कैसे तड़प रहा है। मोनी, तुम पर्ल को बचाओ, इसे तो मैं देखती हूँ। मोनी अब तुरंत पर्ल के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि पर्ल मर चुका है। ये देखकर मोनी बिलखते हुए सुमित्रा और विश के पास जाती है और गुस्से में अपनी आंखें लाल करके विश से कहती है, विश, इस नीच औरत को छोड़ दे, इसको मैं अपने हाथों से मारूंगी। मैंने बहुत कुछ खोया है, अपना परिवार, अपने नागलोक के वासी, सबको खो दिया इस औरत के लालच के चलते, और आज भी मैंने मेरे पति को खो दिया है इस लालची औरत की वजह से। सुमित्रा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इस तरह मोनी अपने नागिन अवतार में आती है और सुमित्रा को अपनी पूंछ में जकड़कर पटकने लगती है। कुछ समय बाद वो उसको डस कर फेंक देती है, लेकिन उसके बाद विश उसको पूंछ में जकड़ लेती है और चांद की लाल रोशनी में उसको ले जाती है, जहाँ उस लाल रोशनी की वजह से सुमित्रा का मृत शरीर भस्म हो जाता है। अपनी दादी के कमरे में आया रजत एक अनजान दरवाजे को खुला देखकर उसके अंदर घुसता है, जहाँ आकर वो अपने भाई की लाश देख खूब रोता है और मोनी की हालत तो उससे भी ज्यादा बदतर थी। उसकी ऐसी हालत देखकर शिव भगवान वहाँ प्रकट होकर मोनी से कहते हैं, मोनी मेरी बच्ची, उठो और यूं इस तरह रोना बंद करो। हे भोलेनाथ, आप तो अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं ना, तो फिर आपने मेरे पति को मुझसे क्यों छीना है? मेरे पास मेरी बहन और मेरे पति के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उससे अपने पति को जीवित कर सकती हो मोनी। और तुम ये कैसे भूल गई कि तुम एक शेष नागिन हो, और शेष नागिन कुछ भी कर सकती है मोनी। आज मैं अपने भक्त मोनी को वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पति पर अब कोई आंच नहीं आएगी, और साथ ही अब तुम्हारे साथ साथ पर्ल भी नागमणि का रक्षक बन जाएगा। जैसे ही तुम पर्ल की नाभि पर नागमणि रखोगी, उसी पल पर्ल जीवित हो जाएगा। और विश, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम आजीवन अपनी बहन की रक्षक बनकर उसकी और नागमणि की रक्षा करोगी, साथ ही एक इंसान के साथ सुखी जीवन बिता पाओगी।
तथास्तु। भोलेनाथ अब एक बार फिर आसमान में विलीन हो जाते हैं और भोलेनाथ की बात को ध्यान में रखते हुए मोनी नागमणि को अपने हाथों में लेती है और जैसे ही मोनी नागमणि को पर्ल के नाभि पर रखती है वैसे ही नागमणि पर्ल के पूरे शरीर में एक नीली रोशनी उजागर करती है और वो जीवित हो जाता है। ये देखकर मोनी बहुत खुश होती है और खुशी से मोनी पर्ल को गले से लगा लेती है। ऐसे ही कुछ देर बाद मोनी नागमणि को अपनी नाभि के पास लाती है और वो नागमणि उसकी नाभि में विलीन हो जाती है। इस तरह से अब नागमणि मोनी को मिल जाती है। साथ ही वो अपने पति के साथ अब उस गुप्त दरवाजे से बाहर आती है, जिसके बाद वो अपने घर वालों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजारती है और इस तरह नागिन का इंतकाम पूरा होता है।